sponsored by National Book Trust of India. आदाब। किताबें हमारी सच्ची साथी होती हैं, हमारी तन्हाई के अंदर अच्छी दोस्त होती हैं, हमारी मदद करती हैं, रहनुमाई करती हैं, सही और गलत का फ़ैसला करने में हमारा ताउन करती हैं। वो कौमें तरक्की करती हैं जिनके नौजवान किताबों से दोस्ती करते हैं। किताबें हमारी रहनुमा होती हैं और किताबों की अहमियत और बुक रिव्यू पर मबनी डीडी उर्दू की इस ख़ास पेशकश किताब कायनात के साथ हाजिर हूँ मैं मोहम्मद नौमान। आज की इस पेशकश के पहले सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे एनी आपा के अफसानों की। जी हाँ, उर्दू फिक्शन का एक बड़ा नाम कुर्रतुल ऐन हैदर, उनके अफसानों पर जो किताब शाया हुई है NBT से, उसके ऊपर हम आज गुफ्तगू करेंगे। और उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर जमील अख्तर साहब। आपकी PhD कुर्रतुल ऐन हैदर पर रही, आपकी MPhil के अंदर भी एनी आपा ही रही, तो मुझे लगता है कि आप ही ज़्यादा इस किताब के साथ इंसाफ कर पाएंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों की, तो आप सबसे पहले अगर इस किताब के ऊपर मैं जानना चाहूँ, इन अफसानों को किस तरह से आप देखते हैं जिनको शामिल किया गया है इसके अंदर? देखिए, कुर्रतुल ऐन हैदर के कुल 4 अफसानवी मजमूए हैं। सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़ और रोशनी की रफ्तार आखिरी है, और एक नावलेट का मजमूआ है। ये शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार और नावलेट से इसमें इंतखाब शामिल है। ये तमाम उम्दा अफसाने हैं कुर्रतुल ऐन हैदर के, और ज़्यादातर इंतखाब में लोग यही सब चीज़ें शाया करते हैं। इन 4 किताबों के शाया होने के बाद कुर्रतुल ऐन हैदर पर जब 1990 में उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, तो फिर बहुत से लोगों ने उनके मुंतखब अफसाने और इस तरह से करके उनकी बहुत सी किताबें शाया की। एक किताब अंजुमन तरक्की उर्दू ने भी जुगनुओं की दुनिया के नाम से शाया की। उसमें नया कुछ नहीं था, इन्हीं से इंतखाब था। यहाँ भी मामला वही है कि नया इसमें कुछ भी नहीं है, कोई अफसाना नया नहीं है। एक चीज़ और मैं वाज़ा कर दूं, लेकिन जो इन्होंने टाइटल दिया मुंतखब, हाँ ठीक है, मुंतखब कहानियाँ, जाहिर सी बात है, इंतखाब किया गया है ना, इसलिए नाम तो मुंतखब आएगा ही। 4-5 किताबों से जब कोई चीज़ ली जाएगी तो इंतखाब ही होगा वो। लेकिन इन चंद पर ही फोकस क्यों किया गया? मैं चाहूँगा इस पर ज़रूर रोशनी नहीं, चंद पर इसलिए कि ये सब उनके ज़्यादातर बेहतरीन अफसानों में शुमार होते हैं, इसलिए किया गया। इसमें मुझे ये कहना है कि एक तो ये कि जुगनुओं की दुनिया, इसमें एक अफसाना डाला गया है। ये दरअसल अफसाना नहीं है, ये इनकी खुद नविश सवान हयात कार जहाँ दराज का एक बाब है। अब न जाने कैसे ये चीज़ इसमें शामिल हो गई है, बहरहाल। और एक अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजियो, ये इनका नावलेट है, और बाकी अफसाने हैं। कि उनके जो अफसानों के बेशतर उन्वानात होते हैं वो इस्तिहाराती नौइयत के होते हैं, जिसकी वजह से अगर गहराई से और गिराई से मुताला ना किया जाए तो कहीं मुबहम पैदा हो जाता है। कुछ लोग उनको इसलिए मुश्किल पसंद भी कहते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर का इल्म बहुत है, उन्होंने आलमी अदब को भी पढ़ा है, हिंदुस्तानी अदब को भी पढ़ा है, इस्लामियात का भी उनका अच्छा मुताला है, हिंदू मैथोलॉजी का भी बहुत ज़बरदस्त उनका मुताला है, तहज़ीबी तारीख़ को भी उन्होंने पढ़ा है, समाजी तारीख़ को भी उन्होंने पढ़ा है। तो ये तमाम चीज़ों ने मिलकर उनके फ़िक्शन में जो चीज़ डाली है उसने उनको बहुत ऊंचा मुकाम दिलाया है। यही वजह है कि एक 16 साल की लड़की ने जब अफसाना लिखा तो वहीं से उन पर चेमगोइयाँ शुरू हो गईं। और पहला अफसानवी मजमुआ, ये आप देख लेंगे उर्दू की पूरी तारीख़ में, कि एक
बच्ची ने 1943 नवंबर 1943 में पहला अफसाना लिखा और तक़सीम हिंद से पहले 1947 में के शुरू में उनका पहला अफसानवी मजमूआ सितारों से आगे शाया हो जाता है। ये एज़ाज़ बहुत कम लोगों को नसीब होता है, लेकिन क़ुर्रतुल ऐन हैदर को ये एज़ाज़ हासिल हुआ। और वो जब अफसाना शाया हुआ तो उसकी ज़बान अलग थी, उसका माहौल अलग था, समझा कि नहीं। उसमें बयान की जाने वाली कहानियाँ बिल्कुल नई नहीं थीं, इसलिए कि उसको पढ़ने वाला जो हिंदुस्तान में तबका था वो तबका उस माहौल से नाआशना था। ये माहौल एंग्लो इंडियन कल्चर का माहौल था जिसकी क़ुर्रतुल ऐन हैदर परवरदे थी। ये माहौल उनके कॉलेज का था, उनके स्कूल का था, जहाँ इस तरह की डांस पार्टियाँ, यानी कि वो नज़र आता है उनकी तहरीरों में। मस्ती का है ज़माना है, फारिगुल बाली का ज़माना है, लोग अपनी अपनी दुनियाओं में गुम हैं, यानी कि बेफिक्री का ज़माना है। पूरी जो सितारों से आगे के अफसानों का ज़माना है। लेकिन यहाँ मैं टेक्निक की भी बात करूँगा कि उनके अफसाने, जैसे 12 अफसाने इस वक्त आपके हाथ में भी किताब है, किस टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, किस तरह से दिलचस्पी बरकरार रखने उनके यहाँ बयानिए की टेक्निक भी है। लेकिन मैं एक बात और अर्ज़ कर दूँ, उनके यहाँ जो टेक्निक है, जैसे कि फ़्लैशबैक की टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की, यक किरदानी अफसाने की टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की, सिचुएशन पर मबनी अफसाने की टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की। ये सब टेक्निक उर्दू में नई नहीं थी। बाद में ये टेक्निक जो है वो जदीदियों ने भी इसको इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने इस्तारे और बहुत से अलाइम इसको भी अपने अफसानों में जो है वो इसको एडॉप्ट किया। तो ये सब चीज़ें मिल करके इन्होंने एक फ़नी तौर पर भी और फ़िक्री तौर पर भी एक नई दुनिया खल्क़ की, जो ज़ाहिर सी बात है कि उस वक्त के समाज के लिए वो ज़रा बहुत मुश्किल थी। बल्कि मैंने अपनी में जो तहरीरें लिखी हैं उसमें मैंने ये भी लिखा कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने जो कहानी लिखी वो 50 साल बाद की कहानी 50 साल पहले लिख दी। यही वजह थी कि जो लोग उससे नाआशना हुए, आज वही कहानी अगर लोग पढ़ें तो कोई चीज़ उस नई नहीं है, नयापन नहीं है। आज दुनिया ओपन हो गई है, एक गांव बन गई है, लोग सारी दुनिया की सैर कर रहे हैं और वो तमाम चीज़ें अब जैसे मिस्र गईं, ईरान गईं, जापान गईं, जहाँ जहाँ गईं वहाँ की जो तहज़ीबी रवायात और उसके पस मंज़र में जो अफसाने उन्होंने जो लिखे, तो वो आज अफसाने लोगों की समझ में आ रहे हैं और बहुत अच्छे से आ रहे हैं। जैसे सेंट जॉर्जिया के अतराफ़ का उन्होंने जिक्र किया है, इसमें क्या कहना चाहती हैं इस अफसाने के अंदर? देखिए, ये अफसाना जो है ये बहुत दिलचस्प अफसाना है, और यही अफसाना नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा कि रोशनी की रफ्तार को भी इसमें शामिल करें और सेंट फ्लोरा ऑफ जॉर्जिया को भी शामिल करें और मलफूज़ात हाजी गुल बाबा को भी शामिल करें। ये तीन तहज़ीब, तीन मुल्कों की तीन तहज़ीब की कहानी है जो इन्होंने मुख्तलिफ़ अलाइम और इस्तारे की मदद से बयान करने की कोशिश की है। इसमें ज़ाहिर सी बात है कि इस अफसाने को आम कारी इतनी आसानी से नहीं समझ पाएगा जब तक कि वो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हो। अब रोशनी की रफ्तार में ज़ाहिर सी बात है कि ये एक साइंसी फ़िक्शन में इसको हम रख सकते हैं, इसलिए कि इसमें टाइम मशीन का जिक्र आया है। लेकिन ये एक वक्त की भी कहानी है। हम फ्लैश बैक में 3200 साल पीछे चले जाते हैं, वो टाइम मशीन उड़ करके चली जाती है 3200 साल पीछे, और वो आकर के 1966 और इसके बीच का मवाजना करती है। फिर ये देखती है कि भाई आज की दुनिया में जिस तरह की जंगो जदल, मार धाड़, लोगों के दरमियान नफ़रत और दुश्मनी के जज्बात हैं, तो वो कहता है कि तुम्हारी दुनिया में क्या रखा है, इससे तो बेहतर वो मेरी दुनिया थी जिसमें हम थे। और आखिर में वो टाइम मशीन फिर पीछे को लौट जाती है। उनकी अफसानों में कहा जाता है कि तारीख़, तहज़ीब, मौसीकी सब साथ साथ चलती रहती है। ये किस तरह से मुमकिन है? ये है, इन्होंने मुमकिन बनाया है। ये है, इनके यहाँ तीन धाराएं बैक वक्त चलती हैं। एक तहज़ीबी तारीख़ की धारा, एक समाजी तारीख़ की धारा, और एक ये टाइम की रौ, जिसको आपको ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर के यहाँ, ये तीन धाराएं एक समत में इस तरीक़े से ये बहाती हैं कि ये इन्होंने पूरे सोशल स्ट्रक्चर को अपनी कहानियों में जिस अंदाज में बयान किया है जो आज से पहले कोई नहीं कर सका था। ये ख़ुद कहती हैं
कि मेरी कहानियों को पढ़ने के लिए जिस इल्म की ज़रूरत है, जिस महारत की ज़रूरत है, जिस तजुर्बे की ज़रूरत है, उसकी लोगों में कमी है। और आज भी बहुत से लोग उनकी बहुत सी चीज़ों को नहीं समझ पाए हैं और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपने इल्म से आज की इस पेशकश में इस किताब पर रोशनी डाली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। और इस सेगमेंट को हम यही मुकम्मल करेंगे और अगले सेगमेंट में हिंदी की एक किताब पर गुफ्तगू होगी, उसका रिव्यू किया जाएगा। इस सेगमेंट में आज जिस हिंदी किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे वो बड़ी ही दिलचस्प किताब है। उषा यादव ने बच्चों के लिए एक नॉवेल लिखा है और जिसका नाम है, जिसका टाइटल है फिर से हंसो धरती माँ। सुनकर के ही आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि धरती माँ को हंसाने के लिए कोशिश होगी और उसके अंदर धरती माँ को किन किन चीज़ों से नुकसान पहुँच रहा है, तकलीफ़ पहुँच रही है, उसका ज़िक्र इस किताब के अंदर किया गया है। बच्चे हैं, उनके अंदर एक ये सोच है कि किस तरह से एक माहौल को अच्छा किया जा सके, एनवायरनमेंट को बेहतर किया जा सके। और इस अहम किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर उषा शर्मा साहिबा। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज की इस पेशकश में। सबसे पहले आपसे इस किताब पर यही जानना चाहेंगे कि जब एनवायरनमेंट की बात होती है और इस किताब के अंदर जो कोशिश की गई है, गांव और शहरों के फ़र्क को बयान किया गया है, जगह जगह जो हम देखते हैं जिस तरह से धरती को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही, वो तमाम चीज़ें किस तरह से जिक्र की गई हैं, मैं चाहूँगा उस पर आप रोशनी डालें कि कितनी महत्वपूर्ण, कितनी अहम किताब आपको नज़र आती है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आमंत्रित करने के लिए। तो ये जो एक बाल उपन्यास है वो हालांकि ये चिंताएं दर्शाता है कि हम एनवायरनमेंट के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं हैं, या हमें ऐसा लगता है कि ये काम हम कर रहे तो इसका असर हम पर नहीं आएगा या इनका असर बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होगा, या हमें ऐसा लगता है। तो ये जो पूरा नॉवल है, ये जो पूरा बाल उपन्यास है, वो बच्चों के माध्यम से एक पाठक में ये जागरूकता, ये संवेदनशीलता पैदा करता है कि पर्यावरण के प्रति हमारी चिंताएं होनी चाहिए। तो ऐसे तमाम तरह के जो प्रदूषण है जिनकी बात होती है, और एक आम आदमी की ज़िंदगी में ये प्रदूषण जहाँ जहाँ है और जैसा जैसा है, हम उसके बारे में अपनी चिंताएं तो प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इस नॉवल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये केवल चिंताएं व्यक्त नहीं करता, वो उसके समाधान भी देता है, और ये सबसे अच्छी बात है। तो हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड न होकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने। तो ये इस नॉवल की सबसे खूबसूरत बात है जो मुझे अपने पाठकों तक, अपने दर्शकों तक पहुंचानी है। इस नॉवल में एक और ख़ास बात है, वो है रिश्तों के बीच की जो बॉन्डिंग है, ये जो अपनापन है, और अपनेपन को लेकर हम जो बात बेबाकी से कहना चाहते हैं लेकिन मर्यादित भाषा के तहत। तो इसलिए अपनी सहमति, अपनी असहमति, अपनी चिंताएं हम जिस तरह से दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, या जो कंसर्न पर्सन है हम उससे भी अपनी चिंताएं व्यक्त करते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने से क्या क्या नुकसान है। तो ये चिंताएं जब व्यक्त की जाती है तो बॉन्डिंग के तहत ही की जाती है, यानी कि उसका सरोकार हमारे साथ भी है। तो जो व्यक्ति अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है और जिससे ये चिंता व्यक्त की जा रही है, या जिसके काम की वजह से पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में कहीं कोई मतभेद नहीं है, दोनों के बीच कोई मनभेद भी नहीं है। तो हमें लगता है कि चिंता है तो सामने वाले को उसे समझना चाहिए। इस नॉवल की तीसरी खूबसूरत बात जो पढ़ने पर पता चलती है वो ये है कि हम तार्किक विश्लेषण साथ साथ करते चलते हैं। तो कोई भी बात जो हम कहना चाहते हैं, अपने पाठक तक पहुंचाना चाहते हैं, वो पूरे लॉजिकल तरीके से आती है, यानी कि हम कारण बताते हैं कि ऐसा करना क्यों गलत है या ऐसा करने से क्या नुकसान है। तो उपदेशात्मक भाषा से बचते हुए हम एक सुझाव के तौर पर और तर्क के साथ अपनी बात को कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो बच्चों को, पाठकों को ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, आखिर क्यों। तो ये नॉवल उन तमाम तरह के क्यों का भी जवाब देता है। मकसद को कामयाब बनाने में, बच्चों तक पहुंचाने में ये किताब आपको कितनी कामयाब दिखती है? किसी भी किताब या जो हम साहित्य पढ़ रहे हैं उसके दो पक्ष होते हैं आमतौर पर। एक तो ये पक्ष होता है कि क्या कहा जाए, और दूसरा पक्ष होता है कि कैसे कहा जाए। तो अगर क्या कहा जाए में सारी बातें बहुत सही हैं और वो दुरुस्त हैं एकदम,
लेकिन जो अभिव्यक्ति है यानी कि कैसे कहा जाए, अगर वो दुरुस्त नहीं है तो जो आप कह रहे हैं उसके मायने कई बार बदल जाते हैं और वो अपने संप्रेषण को छोड़ देती है। तो इस बाल उपन्यास के दोनों पक्ष बहुत मजबूत हैं। तो जो मैसेज कन्वे किया गया है, जो संदेश दिया गया है, वो बहुत अच्छा है कि एनवायरनमेंट के प्रति हम सभी को संवेदनशील होने की ज़रूरत है और ये हमारी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ मौजूद है, चाहे वो हम ध्वनि प्रदूषण की बात करें, हम बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर लगाकर बात करते हैं या आवाज़ होती है या हॉर्न की आवाज़ आती है, इसका जिक्र इसमें बहुत अच्छे तरीके से किया गया है और फिर उसका समाधान भी खोजा गया है। तो अब ये ध्वनि प्रदूषण न फैले, इसके लिए अंततः बच्चे ही आगे आते हैं। और एक और बात है इसमें कि बच्चे बाकी छोटे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे अच्छी बात है कि वो बड़ों को कुछ नहीं कहते, बल्कि बच्चों से कहते कि अच्छा आपको ये करना है। तो ये जो दादी माँ की समस्या है कि उनके पति दिल के मरीज़ हैं और वो बहुत परेशान हैं, बीमार हैं, तो आपको ये करना है, तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि अंततः हमें ये क्यों करना है। तो एक तो ये पक्ष हुआ कंटेंट का, जहाँ हम ये कहते हैं कि मैसेज बहुत सही तरीके से दिए गए हैं। दूसरी बात आती है कि इसकी जो भाषा है वो एक ऐसी टकसाली भाषा है, यानी कि आपकी जुबान पे वैसे आती चली जाएगी, आम बोलचाल की भाषा है। अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और हम ये अपनी बात को कहते हैं, तो नॉवल पढ़ते समय, ये बाल उपन्यास पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जो पात्र बात कह रहा है वो दरअसल हमसे ही कह रहा है। और तीसरी खूबसूरत बात जो है वो ये है कि बहुत छोटे छोटे वाक्यों के साथ और एक एक शब्द के साथ अपनी बात को कहा गया है। अगर मान लीजिए कि इसमें नेहा है और अमन है, इसमें पावस हैं, तो वो वापस शहर नहीं जाना चाहते हैं, अपनी मौसी के गांव आए हुए हैं। तो मौसी कहती कि आप अब मत जाना घर से बाहर, हमको शाम को शहर लौटना है। तो नेहा का एक ही सेंटेंस होता है, शहर इतनी जल्दी। तो ये सिर्फ 2 वाक्यों में ही पूरी बात को कह दिया गया है कि बच्चे वापस शहर जाना पसंद नहीं करते, वापस शहर जाना पसंद नहीं करते हैं। कहा जाता है कि भारत गाँव में बसता है। गाँव की खूबियों को किस तरह से इसमें बयां किया गया है? गांव की जो सबसे बड़ी खूबी है वो एक तरह का पारिवारिक माहौल है, सादगी है, और ये सादगी जितने रहन सहन में हमें नज़र आती है उतने हमारे विचारों में भी ये सादगी नज़र आती है। तीसरी बात यह है कि गांव में अपने बहुत सारे खतरे भी लगातार पैदा हो रहे हैं कि हम दूर दराज के गांव में देखते हैं कि बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और उनसे निकलने वाला जो कचरा है वो गांव के नदी तालाबों में जा रहा है, तो उससे भी एक तरह का प्रदूषण फैल रहा है। तीसरी बात यह है कि एक्सेप्टेंस, गांव में कोई भी व्यक्ति आए कहीं से उसे स्वीकार करते हैं, यानी कि जो गांव का बच्चा है वो पूरे गांव का बच्चा है और बाहर से जो मेहमान आते हैं वो भी पूरे गांव के मेहमान होते हैं। तो ये जो शहर के लोगों का आना है गांव में, तो इसे स्वीकारता तो होती ही होती है, लेकिन इसमें अपनेपन का भाव ज़्यादा होता है। तो अगर हम प्रदूषण की बात करें तो शहर के अपने अलग प्रदूषण है और गांव के अपने अलग प्रदूषण बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये दोनों में मुझे फ़र्क नज़र आता है। और गांव है, सबसे खूबसूरत है, और देसी नीम के बीच नीचे आप खाट बिछाकर बैठेंगे तो ठंडे बयार का आप आनंद ले सकते हैं। वो ठंडे बयार आपको किसी एसी में नहीं मिलने वाली है। यहाँ जैसे आपने बात की कि शोर की बात की इस किताब के अंदर, तो अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर कई तरह के पोल्यूशन सामने आते हैं, जहाँ नॉइज़ पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है, और देखा जाए तो तमाम तरह की जितनी आलूदगी हो सकती है, क्या तमाम तरह के जो पोल्यूशंस हैं उनको इस 60 पन्नों की किताब में खूबसूरती से शामिल कर दिया गया है, समाधान के साथ, हल के साथ? यही इसकी खूबसूरत बात है। नेहा और पावस के आपसी नोकझोंक के साथ ये बाल उपन्यास शुरू होता है और फिर हम ध्वनि प्रदूषण की तरफ जाते हैं। तो उन्हें मौसी जी का निमंत्रण मिलता है कि गांव में भूमि पूजन है, तो वे गांव जाते हैं और गांव में जिस तरह के प्रदूषण लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है या अस्पताल में इस्तेमाल होने वाला जो सामान है वो कचरे की तरह पड़ा रहता है, तालाब गंदे हो रहे हैं, या फिर हम बेमौसम फसल उगाने के लिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर छोटा सा अगर करेला है तो इतना बड़ा हो जाए, तो उसके लिए हम सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, हम रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो अंततः नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस पूरे नॉवल को पढ़ते समय मुझे कहीं कोई टूटा नज़र नहीं आई कि हम अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग तरह के प्रदूषण की बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा।
लगा कि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पात्रों के सहारे, कथानक के सहारे, संवादों के सहारे, प्रदूषण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो टूटन मुझे कहीं नज़र नहीं आती है। यहाँ आखिर में एक छोटा सा एक सवाल कि बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए, उस तरफ राग़िब करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, किस तरह से उनको पैगाम देना चाहेंगी? बात अगर बच्चों की आती है तो मैं फिर से कहूँगी कि जो बड़े हैं उन्हें उदाहरण बनना होगा। तो अगर हम बच्चों से कहते हैं कि वो किताबें पढ़ें, तो सबसे पहले ये उदाहरण बड़ों को सिद्ध करना होगा, बड़े किताबें पढ़ें। हमारे आसपास जो माता पिता हैं, समाज के समुदाय के लोग हैं, शिक्षक हैं, ये अगर किताबें पढ़ते हुए नज़र आते हैं तो बच्चे खुद ब खुद उस संस्कृति में ढल जाएंगे। तो जो संदेश हम कहकर देना चाहते हैं वो अगर बच्चे डेमोन्स्ट्रेशन से सीखते हैं, तो बड़े अगर पढ़ते हुए नज़र आते हैं तो फिर हम भी किताब की तरफ बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि एक किताब जो हमारे हाथ में रहती है और वो जो सुकून देती है, और किताब पढ़ते पढ़ते जब हम सो जाते हैं और जब वो किताब तकिए के पास सो जाती है और फिर सुबह उठते हैं तो किताब वहीं पे मौजूद है, तो जो उसका आनंद है तो वो अलग आनंद है। तो कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंजीनियर या कोई बड़े आपको मोबाइल को तो दूर रखने के लिए कहेंगे, लेकिन किताब को दूर रखने के लिए नहीं कहेंगे। अगर बच्चे ये बात समझ सकेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों में हम एक पठन संस्कृति का विकास कर सकते हैं। लेकिन जिम्मेदारी सबसे पहले बड़ों की है। जिम्मेदारी सबसे पहले बड़ों की है। लीड बाय एग्जाम्पल। आप खुद भी किताबें पढ़ें ताकि आपके घर में जो बच्चे हैं वो भी किताबों की तरफ राग़िब हों। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उषा जी का कि आपने समय निकाला और आज इस किताब पर अपने ज्ञान से आपने रोशनी डाली। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर दूसरा सेगमेंट हमारे इस पेशकश का मुकम्मल होता है और कार्यक्रम के तीसरे सेगमेंट में, तीसरे हिस्से में आइए नज़र डालते हैं मशहूर शायर हसरत मोहानी की हयात व खिदमत पर। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। तारुफ हसरत मोहानी। नाम सैयद फजलुल हसन, तखल्लुस हसरत, पैदाइश उन्नाव उत्तर प्रदेश, वफात 13 मई सन 1951 लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगर किसी एक शख्स में एक बुलंद पाया शायर, एक अजीम मगर नाकाम सियासतदान, एक सूफी दरवेश और मुजाहिद, एक सहाफी, नक्काद और मुहक्किक, एक कांग्रेसी, मुस्लिम लीगी, कम्युनिस्ट और जमीयत उलमा की बहुत सी शख्सियतें एक साथ जमा हो सकती हैं तो उसका नाम सैयद फजलुल हसन हसरत मोहानी होगा। हसरत मोहानी अगर उर्दू गजल का एक बड़ा नाम है तो ये वही थे जिन्होंने मुल्क को इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला जंग की वकालत की, महात्मा गांधी को स्वदेशी तहरीक की राह समझाई, सबसे पहले हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा किया, मुल्क की तकसीम की मुखालफत की, आइन साज असम्बली और पार्लियामेंट के मेंबर होते हुए घर में सिले बगैर स्त्री के कपड़े पहने, ट्रेन का 3rd क्लास और शहर के अंदर यक्के पर सफर किया, ट्रेन के 3rd क्लास और शहर के अंदर यक्के पर सफर किया, छोटे से मकान में क़याम करते हुए घर का सौदा सलफ खरीदा और पानी भरा। और ये सब तब था जब उनका ताल्लुक एक जागीरदाराना घराने से था। सियासत को न वो रास आए न सियासत उनको रास आई। उनकी मौत के साथ उनकी सियासी जद्दोजहद महज तारीख का हिस्सा बन गई, लेकिन शायरी उनको आज भी पहले की तरह जिंदा रखे हुए है। हसरत मोहानी लखनऊ के करीब उन्नाव के कस्बा मोहान में पैदा हुए। वालिद अजहर हुसैन एक जागीरदार थे और फतेहपुर में रहते थे। हसरत का बचपन ननिहाल में गुजरा। इब्तिदाई तालीम घर में हासिल करने के बाद मिडिल स्कूल के इम्तिहान में सारे सूबे में अव्वल आए, वजीफे के हकदार बने। फिर एंट्रेंस का इम्तिहान फतेहपुर से 1st डिवीजन में पास किया, जिसके बाद वो अलीगढ़ चले गए, जहाँ उनकी जिंदगी अक्सर बदल गई। कहते हैं कि अवध की तहजीब के परवरदा हसरत मोहानी जब अलीगढ़ पहुँचे तो उस शान से कि एक हाथ में पानदान था, जिस्म पर नफीस अंगरखा और पाँव में पुरानी वजह के जूते। जाते ही खाला अम्मा का खिताब मिल गया और सज्जाद हैदर यलदरम ने उन पर एक नज्म मिर्जा फोया लिखी, लेकिन जल्द ही वो अपनी गैर मामूली सलाहियतों के बिना पर अलीगढ़ के अदबी हलके में मकबूल हो गए। और इसी के साथ आज की ये पेशकश यही मुकम्मल होती है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने राय मशवरे हमें ईमेल कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा ईमेल आईडी है, आप उसे नोट कर सकते हैं और अपने राय मशवरे हमें ज़रूर भेजें।
इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे। आप हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। This program was sponsored by National Book Trust, India.